नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना लगभग जारी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अब की बार ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष का चुनाव कुछ अन्य तरीके से कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। और अब की बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो 5 नए नियम लागू करने की बात की गई थी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 नए नियम कौन कौन से लागू होंगे। आज हम आपको नामांकन पत्र भी भरकर दिखाएंगे। नामांकन पत्र के साथ यह साफ हो जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब की बार लगने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको नामांकन फार्म है ये 4 सेट में दिया जाएगा। इसका मूल्य अब की बार 2026 में लगभग 300 रुपये होगा, यानी कि 4 सेट में आपको नामांकन फार्म दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मोटा मोटा भर के दिखाते हैं किस प्रकार से आपको नामांकन फार्म भरना, इसके साथ कौन कौन सी जानकारियाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आपसे मांगे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पंचायत समिति का नाम आपको डालना है। पंचायत समिति का नाम, पंच सरपंच किसके लिए आप निर्वाचन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको पंचायत समिति अपनी ग्राम सभा का नाम, जिला का नाम और ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या, यहाँ पर अपनी वार्ड संख्या डाल देना से उपयुक्त पंच सरपंच के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा नाम भरना है। आपका अभ्यर्थी का लिंग पुरुष है महिला है वो डाल देना। अभ्यर्थी की जात कौन सी वो डाल देना। अब यहाँ पर जाति डालने के साथ साथ आपको जाति सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा, वो यहाँ पर आपको अपनी जाति सर्टिफिकेट को लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे पंचायत का नाम, संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते मतदाता की क्रम संख्या, यानी कि जो वोटर लिस्ट में आपकी किस क्रम संख्या है वो क्रम संख्या यहाँ पर आपको डाल देना। अभ्यर्थी के पिता का नाम, अगर महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं यह घोषित करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपबंधों के अधीन पंच सरपंच के रूप में यहाँ पर आई हूँ। मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 के निर्दिष्ट निर्हरताओं में से किसी एक के अधीन नहीं हूँ। उसके बाद मैं अनुसूचित जाति हूँ, अनुसूचित जनजाति हूँ, अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। मैं नियम 56(3) के अधीन अप्रेक्षित प्रतिभूत जमा कराई है, केवल सरपंच के लिए लागू। अगर आप सरपंच के लिए, प्रधानी के लिए, आप प्रधान पद के लिए भर रहे हैं तो 56(3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूत आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख स्थान डालने के बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ये फार्म भरा जाएगा, यानी कि इस फार्म को आपको नीचे वाले फार्म को नहीं भरना, ये रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। ये पावती रसीद आपको वापस कर देगा। ये नाम निर्देशन पत्र रसीद जो है ये यहाँ पर आपको रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भर के वापिस कर दी जाएगी। यही आपका नामांकन पत्र कहलाता है। यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर बनाएंगे और यहाँ पर डेट और स्थान डाल दिया जाएगा, यानी कि आपको पावती वापस कर दी जाएगी नामांकन पत्र के दौरान। अब दोस्तों दूसरा पेज यहाँ पर देख लेते हैं। प्रारूप दूसरे में क्या यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि पहले आपको यहाँ पर भरा गया था पंच सरपंच के लिए जिस चीज के लिए आप नामांकन किए वो यहाँ पर आपको डाल देना, वार्ड संख्या, क्रम संख्या, ये सब डालने के बाद यहाँ पर आपको मैं अपना नाम डालना है, पुत्र, अपने पिता का नाम, आयु आपकी, वर्ष निवासी, यहाँ पर उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे मैं किसी लंबित केसों में से, अपराधों में से अभियुक्त नहीं हूँ, यानी कि हमारे ऊपर कोई अपराध नहीं है जो 5 वर्ष या इसके अधिक के कारावास से दंडनीय हो, जिससे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा आरोपों विचरित कर दिए गए हैं। यदि अब साक्षी अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराधों
का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा। कौन कौन सी सूचना देगा? अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो केस और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या यहाँ पर आपको डालनी होगी, यानी कि फर्स्ट FIR कॉपी यहाँ पर आपको लगानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा पुलिस थाना, आपको पुलिस थाना, जिला और राज्य ये डालना होगा। उसके बाद संबंधित अधिनियमों की धाराएं, अपराध धाराओं में संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित है वो धाराएं यहाँ पर आपको डालनी होंगी। उसके बाद नीचे की तरफ आए, न्यायालय जिसने आरोपों को विचलित किया है उस न्यायालय का नाम यहाँ पर आपको डालना है। तारीख, जिनको आरोपों का विचरण किया वो तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा या सभी या किन्हीं कार्यवाहियों को स्थान दिया गया है वो यहाँ पर आपको डालना है। यदि हाँ तो न्यायालय का नाम डाल देना, आदेश की तारीख यहाँ पर आपको डाल देना, यानी कि आपको अपने केस का पूरा यहाँ पर विवरण देना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है या कि मैं नीचे मेरे बच्चे जीवित हैं का ब्यौरा दे रहा हूं। अब यहाँ पर बच्चों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। दोस्तों अगर नया कानून लागू होता है बच्चों वाला तो यहाँ पर आपको बच्चों का ब्यौरा देना होगा। कैसे? बच्चों का, जीवित बच्चों का ब्यौरा दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 25/4/1994 को मेरे बच्चों की कुल संख्या कितनी थी वो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3 यहाँ पर बताए गए उस हिसाब से आपको बच्चों की संख्या डाल देनी है। उसके बाद बच्चों का नाम यहाँ पर आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद जन्म की तारीख यहाँ पर बच्चों की डाल देनी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यह मैं कि इसके नीचे मेरे पति पत्नी और आश्रितों की आस्तियों, स्थावर, जंगम, बैंक अधिशेष आदि का ब्यौरा दे रहा हूं। तो यहाँ पर नीचे चल अचल संपत्तियां यहाँ पर आपको ब्यौरा देना होगा। चल संपत्तियों का ब्यौरा यहाँ पर आपको टोटल देना होगा। चल अचल संपत्तियों के बजाय आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट तहसील के वो लगाने होंगे, इंतखाब, खसरा, खतौनी वगैरह ये आपको यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है शपथ पत्र। तो यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र, यहाँ पर शपथ पत्र के रूप में शपथ पत्र देना। मैं पुत्र पुत्री आयु वर्ष का निवासी उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं शपथ निम्नलिखित कथन करता हूँ। मैं उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा ग्राम पंचायत, अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, वार्ड संख्या, मतदाता सूची की क्रम संख्या, मेरे संपर्क, दूरभाष नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर और निवास यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आयकर की गई फाइलों की स्थिति, अगर आप कोई टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो मैं लोक वित्तीय संस्थाओं, सरकार के प्रति देयताएं, देय राशि के ब्यौरे का विवरण देता हूँ। तो जो भी आपने किसी अगर सहकारी समिति से कोई लोन ले रखा है और उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। वित्तीय संस्था ऋण, उसका नाम संस्था का, यहाँ पर किसके किसके नाम आपने लोन लिया है वो टोटल आपको लोन का ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। उसके बाद व्रत जीविका का ब्यौरा आपको यहाँ पर देना होगा। आय का स्रोत बताना होगा, आपका आय का स्रोत क्या है, खेती करते हैं या क्या करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसका ब्यौरा यहाँ पर सब कुछ आपको देना होगा। उसके बाद मेरी शैक्षणिक योग्यता, अब यहाँ पर दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर विवरण देना है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, पाठ्यक्रम विवरण का उल्लेख करते उच्चतम विद्यालय, विश्वविद्यालय का ब्यौरा देते हुए महाविद्यालय का नाम, उस वर्ष जिसमें आपने पाठ्यक्रम पूरा किया और टोटल ब्यौरा देना होगा। उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट वगैरह यहाँ पर संलग्न करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में चुनावों में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास शौचालय है, यानी कि स्वच्छता अभियान के तहत आपके शौचालय की भी जानकारी यहाँ से ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर तारीख और हस्ताक्षर अभ्यर्थी के, और उसके बाद सत्यापन। मैं सत्यापित करता हूं कि मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। उसके बाद साक्षी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, नाम पता सहित पूरा, और इसका दिनांक, स्थान, और उसके बाद हस्ताक्षर अभ्यर्थी के। इतना करने के बाद ये आपका जो नामांकन प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से इतने डॉक्यूमेंट नामांकन पत्र के साथ आपके लगने वाले हैं। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं नामांकन पत्र के साथ, इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप पंचायत चुनाव में नामांकन कर पाएंगे। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट प्रधानी चुनाव के लिए, बीडीसी चुनाव के लिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए जरूरी है। बाकी ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष के लिए अलग से नामांकन पत्र होता, अलग से उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगते।
जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर नामांकन पत्र में अभी हमने आपको बताए हैं, दिखाए हैं, ये डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधानी और बीडीसी और जिला पंचायत के लिए ज़रूरी है। तो इतने डॉक्यूमेंट के साथ आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, तभी आप नामांकन कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।